हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों क्लास 11 की जो फिजिक्स है इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो दोस्तों हमारा क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। बिल्कुल दोस्तों, आपके ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करने में बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम जाती है। बट आज के बाद ग्राफीय विधि से गति के समीकरण आपको बिल्कुल दिमाग में उतर जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं। इस टाइप से आप समझ जाओगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते हो गति के 3 समीकरण हैं। कितने समीकरण है भाई? गति के 3 समीकरण हैं, जिसमें आपका प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण हमारा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। और गति का जो तृतीय समीकरण है वो है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे दोस्तों गति के 3 समीकरण हैं और इन्हीं को हम आज समझेंगे, इन्हीं की आज हम धज्जियां उड़ाएंगे। ओके, बट दोस्तों एक बात जान लो, ग्राफीय विधि से अगर गति के समीकरणों की स्थापना करना है तो इसके लिए हमें मोस्टली 5 चीज़ों की तो जरूरत पड़ेगी। कितनी चीज़ों की? 5 चीज़ों की जरूरत हमें पड़ने वाली है, जिसमें हमारा पहला रहेगा प्रारंभिक वेग। दूसरा प्रारंभिक वेग जो है ना हमारा वो u होता है। अंतिम वेग हमारा v होता है। त्वरण हमारा ये होता है। समय हमारा t होता है और विस्थापन हमारा s होता है। तो इन दोस्तों 5 चीज़ों को आपको याद रखना। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, समय t और विस्थापन s। इन 5 चीज़ों को याद रखना और इनकी हेल्प से हम गति के समीकरणों को स्थापित करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो दोस्तों ग्राफीय विधि बोला है ना, तो हमें क्या पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा तभी जाके गति के समीकरण स्थापित होंगे। अब ग्राफ, तो ग्राफ की बात आती है दोस्तों, जब भी आपको पता है ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ हमें पता है हमेशा 2 अक्षों पे बनता है। कौन से, कितने अक्षों पर? 2 अक्षों पर। और आपको बता दें दोस्तों, हमें ग्राफीय विधि से गति के समीकरण हल करना है। किसके हल करना है? गति के समय हल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वेग और समय ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई? वेग समय ग्राफ बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो समय वेग ग्राफ, या वेग और समय ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ हमें बनाना है और उसकी हेल्प से हम गति के समीकरण स्थापित कर देंगे। ग्राफ की बात आती है तो 2 अक्षों पे बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा x अक्ष है इस पर हम समय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समय मान लेंगे। और हमारा जो y अक्ष है इस y अक्ष पे हम मान लेंगे वेग, है ना। आपको तो जानते हो ना बहुत अच्छे से कि जो आपका ग्राफ है वो कितने अक्षों पे बनता है भाई? ग्राफ है ना हमेशा हमारा 2 अक्षों पे बनता है। तो हमने मान लिया x अक्ष पे समय है और y अक्ष पे क्या है? वेग है। तो वेग समय ग्राफ दोस्तों हम बनाते हैं। तो ये हमारा एक अक्ष हो गया और हमारा एक अक्ष ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो अक्ष है हमारा वो x अक्ष है और ये जो अक्ष है हमारा ये y अक्ष है। x पे हमने क्या माना? समय है। तो ये मान लिया हमारा क्या है? समय है भाई। क्या है? समय। यहाँ पर ये मान लिया मैंने क्या है? समय। ये हमारा क्या है? समय है, ठीक है। तो ये मैंने समय बता दिया और ये मैंने मान लिया वेग है। तो ये मैंने मेरे भाई वेग बता दिया। क्या बता दिया? वेग बता दिया। तो ये वेग समय ग्राफ बनाना है हमें। तो ये वेग हो गया और ये समय हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों देखो इधर, यहाँ पर बोला गति। हमें देखो यहाँ पर प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। जब वेग होता है तो कुछ ना कोई कण होता है। अब वेग मतलब कुछ ना कुछ तो चलेगा तब तो वेग आएगा, है ना। बिना चले क्या वेग आ जाएगा? बोलो नहीं आएगा। किसी को तो चलाना पड़ेगा तब तो हमें वेग मिलेगा, तब तो हमें त्वरण मिलेगा, तब तो हमें विस्थापन मिलेगा। बोलो, अगर हम जैसे मान के चलो हम यहीं खड़े रहें, हाथ बांध के यहाँ खड़े रहें, बताओ हमें वेग मिलेगा क्या? नहीं। हमें वेग चाहिए तो हमें चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये 0 वाला पॉइंट होता है। क्या होता है? 0। तो दोस्तों मान लेते हैं
कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पर एक कोई वस्तु है और ये यहाँ से कोई वस्तु है, जो यहाँ पर जो वस्तु है इसका मान लेते हैं ये प्रारंभिक वेग जो है ना वो है क्या, u। प्रारंभिक वेग क्या है मान लेते हैं इस वस्तु का, u। और ये जो वस्तु है यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग u मान लिया और इसके लिए अभी समय क्या है आपका, इसके लिए समय मान लिया हमने क्या है, शून्य है। क्या है, समय शून्य है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु यहीं से स्टार्ट कर रही है। तो जब प्रारंभ में वस्तु जब स्टार्ट होगी तो वहाँ उस स्थिति में समय तो क्या होगा, शून्य होगा। समय क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान के चलो हमने कोई गाड़ी है, गाड़ी को चालू कर ली, उसको बढ़ाई नहीं, तो उस समय अगर हम समय देखेंगे तो शून्य ही समय मिलेगा ना। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग u और t बराबर 0 समय से स्टार्ट कर रही है और मान लेते हैं ये वस्तु जो है ना t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, t समय पश्चात ये वस्तु चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई भाई, यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, देखो आपकी जो वस्तु है वो यहाँ की ओर बढ़ रही है और समय जो है ना वो यहाँ की ओर बढ़ रहा है। वस्तु यहाँ पर थी तो मान लिया था वेग, समय क्या था, शून्य था। अब वस्तु यहाँ की ओर जाएगी, समय यहाँ की ओर जाएगा, क्योंकि इस अक्ष पे हमने समय लिया और इस अक्ष पे वेग लिया। तो मान लेते हैं दोस्तों ये जो वस्तु है यहाँ t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, मान लेते हैं कितने समय पश्चात, t समय पश्चात। ये आपका समय मान लिया मैंने क्या है, t समय है। क्या है, t समय। इस t समय पश्चात जो वस्तु है वो आपकी यहाँ से पहुँच गई यहाँ, और ये जो वेग होगा ये प्रारंभिक हो गया और यहाँ पर जो वेग होगा भाई वो वेग कौन सा होगा, अंतिम वेग। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो वेग है वो कौन सा है, अंतिम वेग, और यहाँ से यहाँ तक का वेग है वो प्रारंभिक वेग, क्योंकि यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ कर रही थी और यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का वेग अंतिम वेग और यहाँ से यहाँ तक का वेग प्रारंभिक वेग। क्लियर है। अब दोस्तों समय के साथ ये जो वेग है वो किसके साथ हुआ, समय के साथ, समय के साथ आया। तो देखो आपको पता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। देखो हमें प्रारंभिक वेग मिल गया, हमें अंतिम वेग मिल गया, अब हमें त्वरण की जरूरत है। किसकी जरूरत है, त्वरण की। तो आपको ये पता है वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, या फिर वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण बोलते हैं। तो इस वेग में समय के साथ क्या, t समय में वस्तु यहाँ पहुंची, तो आप क्या करो, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दो। तो इन दोनों पॉइंटों को दोस्तों हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को बढ़ा लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को बढ़ा लेंगे। तो दोनों पॉइंटों को हमने बढ़ा दिया, और जब दोनों पॉइंटों को बढ़ा दिया तो ये जो चीज़ मिली है वो हमें क्या मिली है, समय के साथ वेग में परिवर्तन। ये जो चीज़ हमें मिली है वो क्या मिली है भाई, समय के साथ वेग में परिवर्तन। और ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये पॉइंट आपका क्या बता रहा है कि ये समय के साथ वेग में क्या है, परिवर्तन। ये पॉइंट जो है ना, देखो इस तरफ क्या है वेग और इस तरफ क्या है समय, तो ये क्या है, समय के साथ वेग में क्या है, परिवर्तन। तो ये समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, त्वरण बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को कहाँ से मिला दोगे, जहाँ से वस्तु प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ से वस्तु प्रारंभ हुई थी, तो ये जो आपका जो लाइन दिख रही है वो लाइन ये बता रही है कि आपका समय के साथ वेग में क्या है, परिवर्तन है। क्या है, परिवर्तन। और समय के साथ वेग में परिवर्तन को भाई हम त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। और आप जानते हो बहुत अच्छे से कि त्वरण को हम भाई किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। बट दोस्तों ये ढाल भी है, ये आप देखो ढाल भी है। तो मान लिया कि ये ढाल है और ढाल को दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं, tan थीटा से। किससे, tan थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है तो आपको इस पॉइंट को किससे मिला देना है, इस पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, चलो तो ये आपका क्या बन गया, कोई एंगल बन गया। तो मान लेते हैं एंगल वो क्या है, थीटा। तो ध्यान रखना ए त्वरण है और त्वरण, बट ये ढाल भी है, तो ढाल को हम किससे व्यक्त करते हैं, tan थीटा से। क्लियर। तो ये क्या है, वेग के साथ समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो त्वरण। और ये ढाल भी है, तो ढाल को हम किससे व्यक्त करते हैं, tan थीटा से। ठीक, क्लियर। चलो अब पता है दोस्तों ये u है, तो इधर से ये वाली दूरी भी क्या होगी भाई, इधर से ये वाली दूरी भी आपकी क्या होगी, u होगी। क्या होगी भाई, u होगी। इधर से इधर तक की दूरी क्या है,
भी है तो ये भी वाली दूरी देखो इधर से इधर तक की दूरी भी है तो ये इधर से इधर तक की दूरी भी क्या होगी, मान लेते हैं भी है। ठीक है, चलो अब बताओ भाई अगर हम ये वाली दूरी निकालें, ये वाली दूरी निकालें तो ये वाली दूरी आपकी कैसे निकलेगी, देखो इधर समझाता हूँ। ये टोटल दूरी कितनी है भाई, इधर से इधर तक की भी है और इधर से इधर तक की कितनी है, यू है। अगर टोटल दूरी में से इस यू को घटा दें, मतलब भी में से इस यू को घटा दें तो इधर से इधर तक की दूरी निकल जाएगी। बोलो समझे कि नहीं, बिल्कुल सर, है ना। तो इधर से इधर तक की जो दूरी है वो क्या है सर, भी माइनस यू, भी माइनस यू। क्लियर हो चुका है भाई। ये आपका क्या है, समय, ये टी है तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो होगा समय वो क्या होगा, टी होगा, और यहाँ से यहाँ तक की भी जो समय होगा वो भी क्या होगा, टी होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा नामकरण कर दो, ये ओ है, ओ है ना भाई, ये ओ है तो मान लेते हैं ये आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये मान लो आपका बी है। ठीक है, यहाँ मान लो आपका ये वाला पॉइंट, ये मान लो आपका क्या है, सी है, और ये वाला पॉइंट मान लो आपका क्या है, डी है। क्लियर। नाम दे दिया ओ ए बी सी डी, अपने अनुसार ये नाम दे सकते हो, अपने अनुसार ये नाम दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोस्तों हमारा डायग्राम कंप्लीटली बन गया। अब डायग्राम बन गया है ना, तो ये हमारा वेग समय ग्राफ बना है, और इसी समय वेग समय ग्राफ को हेल्प से हम गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। तो यही आपका जो ग्राफी विधि से गति की समीकरण की स्थापना करेंगे, तो इस ग्राफ को देखना है और समीकरण की स्थापना करना है। तो यहाँ से अगर चीज़ों को समझ गए हो तो अब बेहतर होगा हमें जानना गति के समीकरणों को। यहाँ पर थोड़ा सा आप दोस्तों ये देख लो, ओ ए, यहाँ पर दोस्तों ओ ए, ओ ए किसके बराबर है, सी डी के बराबर है या डी सी के बराबर है, बोलो, है ना। तो ओ ए बराबर क्या है, सी डी, ओ ए बराबर क्या है, सी डी, और ये दोनों क्या हैं, यू, तो ये दोनों क्या हो गए, यू हो गए। ठीक है, चलो यहाँ पर दोस्तों इसको नाम नहीं दिया तो इसको आप ई दे सकते हो, नाम क्या दे सकते हो, ई। तो ये हमारा ए ई हो गया और ये हमारा क्या है, सी बी। तो यहाँ पर दोस्तों ए ई जो है, ए ई है, ये वाला ए ई किसके बराबर है, सी बी के बराबर। तो ए ई बराबर क्या हो गया भाई, सी बी हो गया, और ये हमारा क्या है, भी है, सॉरी हमारा ये क्या है, भी माइनस यू, भी माइनस यू, भी माइनस यू। ठीक है, चलो ओ डी बराबर क्या है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ओ डी, ये ओ डी और ये दोनों, ये वाला और ये वाला बराबर है। ओ डी बराबर क्या है भाई, ए सी है, और ये हमारा क्या आ गया है, टी आ गया। ठीक है, अब बात ये है कि ये क्या है, तो आपको बता देता हूँ, ये जो है ओ ई, ठीक है, ओ ई, और इस तरफ वाला क्या है, बी डी, तो ये हमारा हो गया बी डी, और ये क्या है आपका इधर से इधर तक का भी है, तो ये आपका रहा भी, ये आपका क्या रहा भाई, भी रहा। क्लियर हो गया। तो ये मैंने सभी दूरियां यहाँ पर नोट कर दी। अब बारी है गति के समीकरणों की स्थापित करना की, तो बिल्कुल मेरे भाई चुटकियों में अब आप देखो, समझो, कर लोगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। करें स्थापित दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल देना, गति का प्रथम समीकरण। गति का कौन सा समीकरण भाई, प्रथम समीकरण। करें स्थापित। चलो गति का प्रथम समीकरण हमारा क्या होता है, एक बार आपको बता दें। गति का हमारा प्रथम समीकरण होता है बराबर भाई v बराबर u प्लस ए टी। ये हमें स्थापित करना है, हमारा टारगेट ये है। करें स्थापित। देखो दोस्तों समझो, अब दोस्तों यहाँ पर आप ये बताओ कि जो आपका टेन होता है, क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना ढाल, त्वरण दिख रहा है ना आपको, टेन थीटा बराबर क्या है, त्वरण है। टेन थीटा बराबर क्या है, ए है। तो यहाँ पर आपका जो टेन थीटा होता है, टेन बराबर क्या होता है, आपने टेन पढ़ा होगा, आपने टेंथ में पढ़ा होगा, तो आपको पता है दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बोलो होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं, बिल्कुल सर होता है। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए, तो ये रख दिया ए। अब लंब देखो, अब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है ना, तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये दिख रही ना आपको लाइन, ये आपका क्या है, कर्ण। अब इस कर्ण के लिए ये जो आपको दिख रहा है ना कर्ण, इस कर्ण के लिए लंब कौन है, लंब है आपका ये वाला। आधार कौन है, तो आधार है आपका ये वाला। ठीक है,
तो इसके लिए लंब कौन है, ये वाला, मतलब बी और सी जो आपका क्या है, लंब है। तो लंब क्या हो गया भाई, बी सी हो गया। आधार, तो आधार क्या है, ये वाला आधार है। तो ए सी क्या हो गया भाई, आधार हो गया। क्लियर है, चलो आगे। अब बी सी का मान कितना है भाई, तो बी सी का मान है भी माइनस यू, तो रख दिया भी माइनस यू बटे ए सी क्या है, तो ए सी क्या है, टी, तो ये रख दिया हमने टी, सॉरी भी माइनस यू। ओके, अब आप क्या करो, जो टी है इसको इधर ले जाओ, तो ये हमारा हो गया ए टी और ये हो गया भी माइनस यू। बोलो सही बात है। अब क्या करो दोस्तों, जो u है u को आप इस तरफ ले जाओ। जब u को इस तरफ ले जाएंगे तो u इस तरफ जाके माइनस का था तो इस तरफ प्लस का हो गया, और ये प्लस आपका at बराबर क्या बचा, v बचा। या फिर आप इसको ऐसा लिख दो, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। समझ में आपको आया। मैंने क्या किया, मैंने बस एक फॉर्मूला लगाया तो टेन का, जो टेन दिख रहा था ढाल, इस टेन का फॉर्मूला लगाया। तो हमें पता है टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब आपका ये था, आधार आपका ये था, इसमें वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। आपका बी सी का मान था भी माइनस यू, क्योंकि बी सी भी माइनस यू था, और यहाँ पर भी देखो बी सी या सी बी भी माइनस यू। समझ गए ना। ये डायग्राम को देखा और डायग्राम को देखकर हमने इसकी स्थापना कर दी। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम जो है ना गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का समीकरण होता है। मतलब गति का द्वितीय समीकरण दोस्तों है ना, हमें विस्थापन के बारे में बताता है। क्या बताता भाई, विस्थापन के बारे में। हमें क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रारंभ में जो वस्तु थी वो यहाँ पर थी। प्रारंभ में वस्तु क्या थी, यहाँ पर थी, और समय के साथ जब वस्तु विस्थापित हुई तो हमें इस समय के साथ जो पॉइंट मिला है वो ये मिला है, क्योंकि यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो यही वाला पॉइंट मिला है। तो वस्तु प्रारंभ में यहाँ थी और फिर समय के साथ इसका वस्तु का जब विस्थापन हुआ तो यहाँ आ गई। तो इन समय के साथ अगर विस्थापन देखा जाए तो ये वाला है। क्या है भाई, ये वाला। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए और इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए और यहाँ पर ये चलिए। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो वस्तु थी यहाँ से चलना प्रारंभ करी थी। कहाँ से, यहाँ से। ये वस्तु समय के साथ विस्थापित हुई तो हमें ये वाला पॉइंट मिला। क्या मिला, ये वाला पॉइंट। अगर इस वाले पॉइंट को समय के साथ मिलाएं, किससे मिलाएं, समय के साथ मिलाएं, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा ना। और ये वस्तु यहाँ थी, मतलब जीरो यहीं से स्टार्ट होती है ना, तो ये वाला। तो जो आपको दिख रहा है ना, मैंने अलग पेन से जो दोस्तों डार्क किया है, ये जो है ना वस्तु का कुल विस्थापन है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरे भाई वस्तु का कुल विस्थापन है। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों, इस आकृति को देखो। इस आकृति में आपको कितनी आकृतियां दिख रही हैं। तो इस आकृति में दोस्तों एक तो आपको ये दिख रहा है त्रिभुज। क्या दिख रहा है भाई, त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, त्रिभुज। और ये आपको एक दिख रहा है आयत। क्या दिख रहा है, आयत। तो मेरे भाई जो वस्तु का जो विस्थापन है ये वाला और ये वाला कुल विस्थापन है। ठीक है, तो हम ये विस्थापन अगर निकाल लेंगे तो हमारा गति का द्वितीय समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों विस्थापन निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखो विस्थापन, तो विस्थापन बराबर क्या है, विस्थापन बराबर क्या है, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। त्रिभुज ए सॉरी दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्या क्षेत्रफल, प्लस आप देखो ये हो गया। इसके बाद ये भी तो है, तो ये क्या है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ठीक है, तो आप क्या लिख दो, आयत। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो डायरेक्ट, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ओ ए सी डी क्या है, तो ओ ए सी डी भाई क्या है, आयत है। क्या है, आयत। तो दोस्तों आप त्रिभुज के क्षेत्र देखो, विस्थापन क्या होता है, एस, तो ये लिख दिया एस, विस्थापन ऐसी होता है ना। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित आधार गुणित क्या होता है भाई, ऊंचाई होता है। तो आधार गुणित ऊंचाई प्लस
ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, मतलब ये क्या है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई क्या है भाई, लंबाई है ओ डी, क्या है ओ डी, और चौड़ाई क्या है ओ ए। ठीक है, तो ऐसा लिख दो पहले, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, कोई दिक्कत। चलो ऐसा, अब क्या करो, मान रख दो 1/2। आधार क्या है भाई, त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का आधार क्या है, तो त्रिभुज का आधार ये वाला है, क्या है, आधार। ये त्रिभुज बना ना, इसमें आधार कौन सा है, ये वाला, तो आधार ये है, तो ये क्या है, टी है, तो ये हो गया टी। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ये इधर से इधर तक की है, इधर से इधर तक की, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई इधर से इधर तक की है, और ये क्या है, v माइनस यू। आपको तो बस ग्राफ को देखना है, तो v माइनस यू, ठीक है, प्लस लंब, आप किसके लिए, सॉरी, हाँ, त्रिभुज आयत के लिए जाएंगे, तो आयत में क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत जो है इसकी लंबाई क्या है, लंबाई ये है, लंबाई ये है, तो लंबाई क्या है, टी है, तो ये रख दिया हमने टी, गुणित चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी क्या है, ये वाली या फिर ये वाली, तो ये भी यू है और ये भी यू है, तो चौड़ाई क्या हो गई आपकी, यू। कोई दिक्कत। चलो आगे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हम आगे आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, आगे आपको ये ध्यान रखना है कि गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है भाई, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो आप दोस्तों ये जो u है इसको आप इस तरफ ले जाओ, जब u को इस तरफ ले जाएंगे, तो v माइनस यू बराबर क्या बनेगा, ए टी बनेगा। v u इस तरफ जाएगा तो v माइनस यू बराबर क्या बनेगा, ए टी। मतलब जो v माइनस यू है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ए टी रख सकते हैं। तो v माइनस यू आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह आप क्या रख दो, ए टी रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना मान रखने पर रख दे मान। तो ये हमारा s सेम रहा, ये 1/2, ठीक है, और ये हमारा t रहा, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ए टी रख दिया। तो ये हो गया हमारा ए टी प्लस ये हमारा t पहले से ही है ना, t हमारा पहले से ही है, और ये हमारा क्या है, u, क्या है हमारा भाई, u है। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा, यहाँ पर यदि आप समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो ये t और t कितने हो गए, 2t हो गए, तो s बराबर क्या हो गया, 1/2 a टी स्क्वायर, एक a है 2t है तो a टी स्क्वायर, प्लस ये t माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, u को आगे लिख दो, t को पीछे लिख दो, तो ये हमारा हो गया ut। क्या हो गया, ut। अब आप थोड़ा सा इसको जमा दो, तो ये s ut को लिख दो आगे, तो ये ut प्लस हाफ, ये हाफ, और ये ए टी स्क्वायर, तो यही दोस्तों हमारा s बराबर ut हाफ, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारा क्या है, गति का द्वितीय समीकरण। तो आई होप दोस्तों कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से क्लियर ये चीज़ हो गई होगी दोस्तों, समझ गए ना। चलो तो दोस्तों अब हम करते हैं गति के तृतीय समीकरण की स्थापना। तो दोस्तों अब हम गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करते हैं, जो है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का समीकरण है, इसके लिए हम स्थापना करते हैं। तो दोस्तों गति का तृतीय समीकरण है, इसमें भी हमें विस्थापन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका जो है ना टोटल, ये क्या है, विस्थापन है, ये आपका, और ये आपका क्या है, विस्थापन। बट दोस्तों अगर हम ये विस्थापन थोड़ा सा तरीका चेंज करके निकालें, देखो जो हमने पिछले तरीके से अभी विस्थापन निकाला था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा उससे गति का तृतीय समीकरण स्थापित करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, आप देखो इसको और इसको मिलाओ, तो आपका ये जो बन चुका है वो आपका समलंब चतुर्भुज बन चुका है। पूरे अगर त्रिभुज और आयत को अलग अलग ना देखें, इस पूरी आकृति को अलग से देखें, तो ये हमारा बन चुका है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों गति के तृतीय समीकरण में हम विस्थापन निकालेंगे, बट पूरी आकृति का निकालेंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी आकृति क्या है भाई, समलंब चतुर्भुज, क्या है, समलंब चतुर्भुज। तो पूरे का क्षेत्रफल मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो विस्थापन क्या, s, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2
1/2 समांतर भुजाओं का योग। कौन सी भुजाओं का योग? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, ये होता है समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो देखो इधर एस, अब 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी हैं? एक ये और एक ये समांतर भुजाएं हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है BC और इसकी ऊंचाई क्या है? OA। क्या है? OA। तो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? BD, B से D तक। ये भुजा क्या है? BD। तो ये हो गई आपकी BD, ठीक है, प्लस ये वाली क्या है? OA। तो ये हो गई आपकी OA। ऊंचाई तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका समलंब चतुर्भुज है इसमें ऊंचाई आपकी ये वाली है। कौन सी? ये। तो ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपकी क्या हो गई? AC हो गई। क्या हो गई भाई? AC हो गई। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। S 1/2। BD कहाँ है? BD तो आप देख पा रहे हो BD ये है, तो BD इधर से इधर तक का क्या है? V है, तो ये रहा V प्लस OA क्या है? U, तो ये रख दिया U। और AC क्या है? ये रख दिया हमने T। क्या रख दिया? T। एनी प्रॉब्लम? इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, करना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा गति के समीकरण की हेल्प लेनी पड़ेगी। गति के प्रथम समीकरण से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या होता है हमारा गति का समीकरण? ये V बराबर U प्लस AT, यही होता है ना। ठीक है, आप यहाँ से बेटा जो T दिख रहा है ना यहाँ पर, तो T का मान यहाँ निकालो, तो इसको इधर ले जाओ, तो V माइनस U बराबर क्या हो गया? AT। T अब गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो यहाँ से T बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? V माइनस U अपॉन A। T का मान निकल गया। T का मान निकल गया। तो आप क्या करोगे? T का मान रख दोगे, तो लिख दोगे T का मान रखने पर। T का मान कहाँ रखना है? T का मान ए वाले समीकरण में रखना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर रख कर बताता हूँ। देख रहा है ना, T का मान रखना है। तो देखो ये हमारा S है, ये हमारा 1/2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? V प्लस U है, और T का मान क्या है? T का मान ये निकला। ठीक है, तो V माइनस U अपॉन A और 2 क्या हो गया हमारा? 2A हो गया। इस 2A को क्या ले जाओ आप? S के पास ले जाओ। तो 2A को जब S के पास ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2AS। क्या हो जाएगा? 2AS हो जाएगा ना। देखो ये आपका सेम रहा, T की जगह हमने V माइनस U अपॉन A रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इस 2 को A के साथ, तो 2A S के पास लेगा 2AS। अब यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया? देखो आपने दोस्तों एक चीज़ सुनी होगी, आपने एक चीज़ समझी होगी। चलो इधर लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ये V माइनस U, ठीक है, थोड़ा सा बराबर सही तरीके से लिख दे रहा हूँ। एक बार देख लूँ क्या? हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने दोस्तों एक सूत्र सुना होगा, आपने ये पढ़ा होगा, यदि A² माइनस B² लिखा है, A² माइनस B² लिखा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? A प्लस B और A माइनस B, ऐसा लिखते हो दोस्तों। अगर ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, ये भी तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, बोलो है कि नहीं? एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस में है, बोलो है। तो अगर है तो A की जगह क्या है? V, और B की जगह क्या है? U। तो इसको अगर ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको ऐसा लिख देते हैं, तो इसको हम कैसा लिखेंगे? या फिर आप इसको देख लो, इसको स्टेप को अलग लिख दिए, एक बार प्लस एक बार माइनस में है ना, तो इसको कैसा लिखेंगे? तो ये हमारा 2AS रहा, और इसको इस सूत्र की हेल्प से हम क्या लिख देंगे? V² माइनस U², V² माइनस U²। अब जो U है मेरे भाई, U को आप इस तरफ ले जाओ, जब U को इस तरफ ले जाएंगे तो कौन बचेगा? V। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? V² बराबर U²। ठीक है, U इस तरफ जाएगा तो प्लस का, और प्लस हमारा 2AS, तो V² बराबर U² प्लस 2AS, जो हमारा गति का तृतीय समीकरण है, जो हमारा कौन सा भाई? गति का तृतीय समीकरण है। और इसी समीकरण की बस हमें स्थापना करनी थी। बोलो सही बात है? बोलो समझे कि नहीं?
तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो एक बार दोस्तों दिल से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि अब ना आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपने समझा है, चीज़ों को जाना है, तो मैंने एक चीज़ भी सस्पेंस में नहीं रखी, पूरा आपको समझा दिया। तो दिल से एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे मेरी भी हेल्प हो। ठीक है, बाकी आपका इसमें पैसा तो नहीं लग रहा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।